नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इग्नू एग्जाम जून 2022 की परीक्षा अब शुरू होने वाली है, इसलिए आपकी सहायता के लिए कुछ चुने हुए प्रश्न और विषयों के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए। आज बात कर रहे हैं BHDE 143 की। यह कोड मुंशी प्रेमचंद के विषय पर आधारित है और इनमें इनका विशेष अध्ययन रखा गया है। इसके मुख्य विषय हैं सेवा सदन, करबला, साहित्य का उद्देश्य, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, ईदगाह और दो बैलों की कथा। तो ये सब कुछ जानने से पहले आइए बात करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी कौन थे, इनका क्या महत्व था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम अजायब लाल था, इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और ये साहित्य लेखन के लिए नवाब राय नाम से उपनाम प्रयोग किया करते थे। प्रारंभ में इन्होंने उर्दू में कहानियां लिखना शुरू किया, परंतु इनका एक कहानी संकलन सोजे वतन, जिसमें देश प्रेम की कहानियां थीं, वो अंग्रेजों को खटका और उनका पूरा का पूरा सोजे वतन कहानी संकलन जब्त कर लिया गया और इन्हें चेतावनी दी गई कि ऐसी कहानियां ना लिखें। तब इन्होंने अपना नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद कर लिया और ये मुंशी प्रेमचंद उपनाम से रचनाएं लिखने लगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले सेवा सदन की। सेवा सदन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसकी रचना सबसे पहले उर्दू में हुई थी और इसका शीर्षक था बाजारे हुस्न। और यह बाजारे हुस्न नामक उपन्यास कोई खास चर्चित नहीं हो पाया, परंतु जब इसका प्रकाशन हिंदी में सेवा सदन के नाम से हुआ तो इसने धूम मचा दी और रातों ही रात मुंशी प्रेमचंद साहित्य के क्षेत्र में स्थापित हो गए। इसका प्रकाशन 1919 में हुआ और यह उपन्यास स्त्री समस्याओं पर लिखा गया है, विशेषकर वैश्या समस्या पर। यह उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जो इस बात की ओर संकेत करता है कि हमारे समाज में वैश्याओं की क्या स्थिति है। हमारे समाज में वैश्याओं को हीन दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें नकारा जाता है, उन्हें बदचलन और अन्य कई उपनामों से पुकारा जाता है, परंतु इसी वेश्या के पास हमारे समाज के संभ्रांत लोग, अच्छे लोग उसके पास जाते हैं, उसको अपना रुपया पैसा अर्पण करते हैं, उसे अपनी महफिलों में नचवाते हैं, परंतु उसको वो कोई खास तवज्जो समाज में नहीं देते हैं। इसी पर आधारित है हमारा सेवा सदन उपन्यास। इस उपन्यास की नायिका सुमन है और सारी की सारी घटनाएं सुमन के इर्द गिर्द घूमती हैं और इसके द्वारा ही पूरी कहानी हमें समझ में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं सेवा सदन उपन्यास। उपन्यास का प्रारंभ दरोगा कृष्णचंद्र के माध्यम से होता है। ये सुमन के पिता हैं और ये सरकारी विभाग में पुलिस अधिकारी हैं, दारोगा हैं और ये बहुत ही सम्मानित और ईमानदार अधिकारी के रूप में स्थापित हैं। ये दूसरे अधिकारियों की तरह पुलिस की तरह घूस नहीं लेते हैं, सरकार से मिलने वाले वेतन पर ही अपना गुजारा करते हैं। इनके परिवार में इनकी पत्नी और दो बेटियां हैं, सुमन और शांता। सुमन अब विवाह के योग्य हो चुकी है। कृष्णचंद्र चाहते हैं कि उनकी बेटी का विवाह बहुत ही धूमधाम से हो, परंतु समाज में बिना दहेज के विवाह नहीं होता। वे इसी उठापटक में हैं कि विवाह का प्रबंध कैसे हो, दहेज का प्रबंध कैसे हो। एक तरफ सोच में पड़े हुए हैं, वहीं उनके क्षेत्र में एक बड़ा महंत और जागीरदार है रामदास, जिसकी पहुंच बहुत ऊंची है, उसका कारोबार बहुत बड़ा है और बाके बिहारी लाल के नाम से वह कारोबार चलाता है। वह लोगों को सूद पर धन देता है और कर वसूलता है। उसके यहाँ अखाड़े में बड़े बड़े लठैत, मुस्टंडे, बदमाश, साधु हमेशा होते हैं, जिनके बल पर वह अपनी सत्ता चलाता है।
इलाके में किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह महंत की बात ना माने। यहां तक कि महंत से बैर लेकर उसके इलाके में रहना संभव नहीं था। एक दिन एक घटना घटी। महंत के कारिंदों ने इलाके में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति जिसका नाम चेतू था, कर ना देने के कारण हाथ पैर बांधकर उसको इतना पीटा कि रात भर में चेतू ने दम तोड़ दिया। इस प्रकार जैसे ही दम तोड़ा, कृष्णचंद्र को बैठे बिठाए सोने की चिड़िया, अर्थात उनको एक मौका मिल गया घूस लेने का। परंतु कृष्णचंद्र ने कभी घूस नहीं ली थी। वो नहीं जानते थे कि घूस लेने के बाद घूस का बंटवारा भी होता है, घूस अकेले नहीं ली जाती है। कृष्णचंद्र ने घूस लेने के लिए पूरे जोर शोर से तैयारियां की, आसपास गवाहों को इकट्ठा किया, परंतु गांव में, इलाके में कोई एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो महंत रामदास के खिलाफ गवाही देता। लोग अकेले में आकर सारी बात दरोगा को आकर बताते, परंतु बयान देने के लिए कोई तैयार नहीं था। कृष्णचंद्र ने थोड़ा बहुत मामला बैठाया और कुछ लोग गवाही के लिए तैयार हो गए। जब कुछ लोग गवाही के लिए तैयार हो गए तो महंत को थोड़ा डर लगा। अंत में उसने अपने मुख्तार के माध्यम से रिश्वत देकर मामला समाप्त करने का फैसला किया। कृष्णचंद्र के लिए अच्छा अवसर था, क्योंकि वो चाहते थे कि रुपयों का प्रबंध हो जाए। आखिरकार 3,000 रुपए में मामला तय हुआ कि 3,000 रुपए की घूस दी जाएगी और मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। परंतु मुख्तार ने कहा कि उसे 5 रुपए सैकड़ा रकम की मांग की, ताकि वह भी अपना हिस्सा ले सके। परंतु दरोगा जी नहीं माने। वो नहीं जानते थे कि रिश्वत अकेले हजम नहीं होती है, रिश्वत को बांटना पड़ता है। उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। अब हुआ ये कि मुख्तार ने पुलिस महकमे में शिकायत कर दी कि कृष्णचंद्र जी ने इस अपराध में, इस मुकदमे में रिश्वत खाई है। और आखिरकार जिस दिन सुमन का तिलक था, उस दिन पुलिस उनके घर पर पहुंचती है और दरोगा जी यानी हमारे कृष्णचंद्र जी को गिरफ्तार कर लेती है। 2-3 महीने मुकदमा चलता है और अंत में कृष्णचंद्र को 5 वर्ष की कैद हो जाती है और महंत जी 7 वर्ष के लिए जेल चले जाते हैं। अब कृष्णचंद्र की पत्नी गंगाजली और उनकी दोनों बेटियां सुमन और शांता अपने मामा के यहाँ यानी उमानाथ के यहाँ चली जाती हैं, और जहां पर सुमन का रिश्ता हुआ था वह रिश्ता भी टूट जाता है। और इस प्रकार दहेज ना मिलने के कारण सुमन का विवाह टूट गया। और अब काफी दौड़ धूप करके उसके मामा उमानाथ ने एक विधुर गजाधर नाम के लड़के से सुमन की शादी करा दी। सुमन का पति गजाधर बनारस में 15 रुपए महीने पर क्लर्क की नौकरी करता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, घर बहुत साधारण था। सुमन को यहाँ आकर बहुत बुरा लगा, उसे धक्का लगा, क्योंकि उसका पूरा पालन पोषण, उसका पूरा परिवार ऐशो आराम में बीता था। उसे अच्छा खाने और अच्छा पहनने की आदत थी, परंतु गजानन की सैलरी या उसकी मासिक वेतन इतनी कम थी कि वह इसका प्रबंध नहीं करता था। और इसी बात पर सुमन और उसके पति में इस तरह से बहस होने लगी, झगड़ा होने लगा। और सुमन अपने आप में बहुत सुंदर थी और बहुत ही उसे अपने यौवन पर गर्व था। उसके घर के ठीक सामने एक वेश्या रहती थी जिसका नाम भोली था। सुमन उस वेश्या के ठाठ बाट, उसके सम्मान, उसके ऐश्वर्य को देखकर हैरान होती थी। एक दिन वो अपने पड़ोस की औरतों के साथ गंगा स्नान करके लौटती हुई आती है, तो रास्ते में बेनी बाग पड़ता था। उस बेनी बाग में वो बैठने का प्रयास करती है, परंतु वहां पर चौकीदार आकर उसे डांट देता है, धमका देता है। वो उठने को तैयार होती, तभी देखती कि भोली वेश्या वहां पर आती है, परंतु उसको चौकीदार कुछ भी नहीं कहता है। इस पर सुमन उससे लड़ पड़ती है, चौकीदार को बोलती तुमने इसको तो बैठने दिया, मुझे बैठने क्यों नहीं दिया। उसको झगड़ा होता देख उसी समय वहां पर एक सज्जन और उनकी पत्नी, सज्जन का नाम वकील पदम सिंह था और उनकी पत्नी का नाम सुभद्रा था, वो बीच बचाव करते हैं और चौकीदार को डांटते हैं और सुमन को अपनी कार में बैठाकर मोहल्ले तक छोड़ देते हैं। वकील पदम सिंह और सुभद्रा उनके मोहल्ले में रहते थे। इस प्रकार सुभद्रा और सुमन में दोस्ती हो जाती है, उनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद पता लगता है कि
एमसीडी का चुनाव यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव वकील पदम सिंह जीत गए हैं और उन्होंने इस खुशी में अपने घर पर मुजरा रखा है और इस मुजरे में भोली नाचने के लिए बुलाई गई हैं। सुमन को भी बुलाया जाता है। उस रात देर तक गाने की महफिल चलती है। इधर गदाधर जब काम से वापस आता है तो सुमन को घर में ना पाकर परेशान होता है। उसे पड़ोस से पता लगता है कि सुमन जो है वो गई हुई है महफिल में पदम सिंह के यहाँ। रात को काफी देर में आती है। सुमन जब लौटती है तो गजाधर बड़ी मुश्किल से दरवाजे खोलता है। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है कि वो वहां क्यों गई थी। गजाधर गुस्से में आकर सुमन को अपने घर से निकाल देता है। उसके बाद सुमन अपनी सहेली सुभद्रा यानी कि पदम सिंह के यहाँ शरण लेती है। पदम सिंह को शरण तो देते हैं परंतु केवल कुछ ही समय के लिए। बाद में विट्ठल दास यानी जो उनका मित्र था और पड़ोस के लोगों के कहने पर वह सुमन को अपने घर से निकाल देता है, यानी कि वो एक पराई स्त्री को अपने घर पर रहने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ दिनों के लिए वैश्या की उसको आश्रय देती है। वह भोली वैश्या जो थी उसके पास रहती है और कुछ दिन बाद वह दाल मंडी के एक चौबारे पर जा बैठती है। इधर पदम सिंह और विट्ठलनाथ को पता चलता है कि सुमन दाल मंडी चली गई है, तो उनके कुछ प्रयासों के बाद उसको वहां से निकाल लिया जाता है और विधवा आश्रम भेज दिया जाता है। अब सुमन की माता की मृत्यु हो चुकी है। अब छोटी बहन शांता का विवाह होना था। पदम सिंह के छोटे भाई मदन सिंह के इकलौते बेटे सदन सिंह से उसका विवाह तय हुआ था, परंतु जब बारात शांता के यहाँ पहुंचती है तब मदन सिंह को पता लगता है कि शांता तो सुमन की बहन है और यह पता चलने पर वह विवाह करने से इनकार कर देते हैं और बारात को वापस लौटा लेते हैं। वो नहीं चाहते थे कि एक वेश्या के बहन से उसका विवाह हो। इस प्रकार बारात लौट जाती है और शांता का विवाह केवल इसलिए टूट जाता है क्योंकि उसकी बहन केवल वेश्या थी। आगे चलकर बात पहुंचती है, सदन बारात लौटा लेते हैं और सदन अपने पिता से बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्रोधित है। वह अपने पिता से इतना नाराज हो जाता है कि घर छोड़कर निकल जाता है और पास में ही नदी के पास नाव चलाने का काम करने लगता है। उसे इस काम में इतनी सफलता मिलती है कि वह मल्लाहों का नेता बन जाता है और धीरे धीरे वहां पर आसानी से अपनी पैठ जमा लेता है। इधर सुमन और शांता के पिता दरोगा कृष्णचंद्र 4 साल का कारावास पूरा कर चुके थे और लेकिन अपनी दोनों बेटियों की असफल जीवन की खबर पाकर वे बहुत दुखी होते हैं और घर छोड़ देते हैं। उधर सुमन का पति अपने वैवाहिक जीवन पर असफल हो चुका था। उसे दुख होता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वह इस दुख में एक साधु बन जाता है। सुमन के पति गजाधर ने अपना अब नाम बदल दिया है। अब वो गजानंद नाम से प्रसिद्ध है। उसका नाम गजानंद है। सन्यासी बनकर वह दुखी असहाय स्त्रियों की सेवा करने लगता है। घर छोड़कर निकल गए कृष्णचंद्र की भेंट गजानंद से होती है। कृष्णचंद्र और गजानंद रात काटने का निश्चय करते हैं, किंतु रात में कृष्णचंद्र चुपचाप उठते हैं और गंगा नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। शांता अपनी बहन सुमन के साथ अब विधवा आश्रम में रहने लगी थी। इधर म्युनिसिपालिटी में पदम सिंह प्रस्ताव रखते हैं कि वेश्याओं को शहर से बाहर रखा जाए। इस प्रस्ताव पर कुछ लोग विरोध करते हैं, ऐतराज करते हैं और इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करते हैं। बात यहां तक बिगड़ जाती है कि सुमन को विधवा आश्रम में रखने पर भी राजनीति होने लगती है और अखबारों में खबरें छपने लगती हैं। अंततः सुमन दुखी होकर अपनी बहन के साथ आश्रम छोड़ देते हैं। हमें यहाँ ये पता लगता है कि यदि कोई स्त्री पर वेश्या होने का ठप्पा लग जाता है, यदि वो वेश्या बन जाती है, तो किसी भी श्रेणी पर, किसी भी स्तर पर समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। नदी पार करने के क्रम में सुमन और शांता की भेंट सदन से होती है। सदन शांता से माफी मांगता है, अपने पिता के संदर्भ में माफी मांगता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। सदन शांता के साथ पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और नदी के पास ही झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। सुमन भी इनके साथ रहने लग जाती है। यहाँ मल्लाह यानी कि जो लोग नाव चलाते हैं वो लोग भी
सुमन का विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि एक वेश्या सुमन यहाँ पर रहे, परंतु जब शांता एक बेटे को जन्म देती है और सदन के माता पिता वहां आ जाते हैं तो सुमन वह झोपड़ी भी छोड़ देती है। सुमन को आगे रास्ते में एक साधु मिलता है। साधु वही था जो उसका पति, जिसका नाम गजाधर है, जो कि अब गजानंद बनकर पदम सिंह की सहायता से आश्रम बनाकर रहने लगा है और युवतियों की, महिलाओं की संरक्षण करता है, उनको हेल्प देता है, उनको सहायता देता है। सुमन भी इस सेवा सदन में जुड़ जाती है और अब यहाँ लगभग 50 ऐसी औरतें हैं जिन्हें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई इत्यादि सिखाई जाती है, जो इनके माध्यम से जीवन यापन कर रही हैं। एक दिन सुभद्रा इस सेवा सदन में आती है, वह सुमन से मुलाकात करती है और सुमन के काम को देखकर चकित हो जाती है। इस प्रकार सुमन अपना पूरा का पूरा जीवन सेवा कार्य में समर्पित कर देती है। अब ये उपन्यास पूरा हो चुका है। हम कह सकते हैं कि सेवा सदन उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जो वेश्यावृत्ति के आधार पर लिखा गया है। यहाँ एक लड़की, जिसका नाम है सुमन, जिसके पिता के पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे। दहेज ना दे पाने के कारण उसका विवाह एक विधुर व्यक्ति से हो जाता है और क्योंकि विधुर व्यक्ति उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा है, उसको एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा है और सुमन को लालसा है अच्छे जीवन की, अच्छे खान पान की, अच्छे आभूषण की। इस लालच में वो एक वेश्या का ठप्पा ले बैठती है। जैसे ही उसके ऊपर वेश्या का ठप्पा आता है, वह जहां जहां जाती है उसका अपमान होता है, कोई उससे मिलना पसंद नहीं करता, अपने साथ रखना पसंद नहीं करता है और अंततः उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसकी बहन की बारात वापस ली जाती है और अंततः वह एक आश्रम में आकर रहने लगती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का यह उपन्यास सेवा सदन महिलाओं की उस समस्या की ओर संकेत करता है जो सदियों से चली आ रही है और मुंशी प्रेमचंद जी इस उपन्यास में कहना चाहते हैं कि महिलाओं को वह सम्मान देना होगा जिसकी वे अधिकारी हैं, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिलता है। हमारा अगला विषय है करबला। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बहुत ही चर्चित नाटक लिखा है जिसका नाम है करबला। प्रेमचंद ने इस्लाम के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना करबला के युद्ध को इसमें दिखाया है। यह इस्लाम के अनुयायियों का अपना आंतरिक संघर्ष था जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन और उनका परिवार शहीद हो गया था। और प्रेमचंद ने इस नाटक को बहुत ही कारुणिक शैली में, बहुत ही दयापूर्ण शैली में लिखा है। इसमें एक ऐसे युद्ध की बात बताई गई है जिसमें पूरे के पूरे परिवार को सिर्फ इसलिए नष्ट कर दिया गया क्योंकि वे खलीफा के उत्तराधिकारी थे। तो चलिए शुरू करते हैं। करबला प्रेमचंद का ऐतिहासिक और धार्मिक नाटक है। इस नाटक की शुरुआत यजीद और उसके समर्थकों के साथ होता है। यजीद अपने आप को खलीफा घोषित कर चुके थे। उस समय के लोगों का विश्वास था कि खलीफा के रूप में यजीद का चयन इस्लामी परंपरा के अनुसार नहीं हुआ है। हजरत अली के पुत्र हजरत हुसैन को खलीफा बनाया जाना चाहिए था और अपने मन में यजीद भी जानता था कि वह खलीफा का उत्तराधिकारी नहीं है, खलीफा का उत्तराधिकारी हजरत हुसैन है। इसलिए उसके मन में विश्वास था कि वह हुसैन पर अगर जोर डालेगा, अपनी बात रखेगा, तो भी उसे लोग खलीफा स्वीकार नहीं करेंगे। और इस्लाम के अनुयायी भी नैतिक रूप से हुसैन को ही अपना खलीफा मानते थे। इसलिए यजीद मानता था कि जब तक हुसैन जिंदा है तब तक यजीद बिल्कुल भी खलीफा नहीं बन सकता है। यजीद फैसला करता है कि जब तक हुसैन नहीं मरेगा वह खलीफा नहीं बन सकता है। यजीद हुसैन को मारने का आदेश देता है। हुसैन को भी लगता है कि यजीद गलत तरीके से खलीफा बना है, इसलिए वो कभी भी उसके नाम की बैत नहीं लेगा क्योंकि यह इस्लाम की परंपरा के खिलाफ है। इस प्रकार यजीद और हजरत हुसैन के बीच में युद्ध होना लाजमी है और नाटक इसी प्रकार शुरू होता है। इराक में एक शहर है करबला। ये पूरी घटना वहीं घटती है और करबला नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। कूफा प्रांत में कुछ लोग हैं जिन्होंने हजरत हुसैन को बुलावा दिया कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, आप यहाँ आ जाइए।
हुसैन मदीना से रवाना होते हैं, फिर मक्का की तरफ से होते हुए करबला में फरात नदी के किनारे पहुंचते हैं। परंतु इनके पीछे पीछे एक बहुत बड़ी सेना चल रही थी, यजीद की सेना। उस सेना ने हजरत हुसैन को चारों तरफ से घेर रखा था ताकि वे यहां से किसी गुप्त स्थान पर ना भाग सकें। हुसैन के साथ उनके परिवार, बच्चे और महिलाओं के साथ कुल 72 लोग थे और यजीद की सेना में लगभग करीब 22,000 लोग थे। यजीद ने हुसैन और उसके परिवार के नदी के पानी लेने से भी रोक लगा दी थी, अर्थात किसी को कोई पानी नहीं मिलेगा। और ये वो समय था जब बहुत गर्मी थी, शदीद गर्मी थी, और हम सभी जानते कि जब पानी नहीं मिलता तो क्या हालत होती है। और यजीद ने पूरी तरह से पानी पर रोक लगा रखी थी। प्रेमचंद बताते हैं कि यजीद शराबी है, वैश्यागामी है और धर्म के अनुसार उसका आचरण नहीं है, उसका व्यवहार नहीं है। हुसैन मदीना में रहते हैं, धर्म पर चलते हैं, धर्म के अनुसार अनुसरण करते हैं और पूरी तरह से खलीफा बनने लायक हैं। परंतु दोनों ही तरफ से एक चीज चल रही है, हुसैन यजीद को मानने को तैयार नहीं है और यजीद जानता है कि बिना हुसैन को कत्ल करे वह खलीफा नहीं बन सकता है। तो दोनों ही फौजें अब आमने सामने हैं। हुसैन मात्र 72 लोगों के साथ हैं और यजीद 22,000 सैनिकों के साथ वहां खड़ा है। आदेश दिया जाता है कि युद्ध शुरू हो और हुसैन ने समझौते का प्रयास किया, परंतु यजीद ने किसी बात को मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार युद्ध शुरू हुआ। उन दिनों युद्ध की दो पद्धतियां थीं, एक तो दोनों तरफ से युद्ध में सेनाएं शामिल हों, या दूसरी तरफ एक एक करके लोग बाहर आए, युद्ध करें और वीरगति को प्राप्त हों। और यजीद और हुसैन ने युद्ध की दूसरी पद्धति को अपनाया कि दोनों ही ओर से एक एक आदमी आएंगे, योद्धा आएंगे, युद्ध करेंगे और वीरगति को प्राप्त होंगे। एक एक करके हुसैन के सभी 72 के 72 योद्धा मारे गए और सबसे अंत में हुसैन शहीद हुए। इस युद्ध में उनके नवजात बच्चों और उनकी औरतों को भी नहीं बख्शा गया, उनकी भी हत्या कर दी गई। हुसैन की शहादत के बाद यजीद के सैनिकों ने उनकी लाशों के साथ भी दुर्गति की। यह इतिहास का सबसे शर्मनाक घटना है, सबसे शर्मनाक युद्ध है और शायद ही इतिहास में किसी युद्ध में ऐसा हुआ हो। इस प्रकार करबला नाटक एक ऐसे इतिहास को दर्शाता है, एक ऐसे इतिहास की ओर संकेत करता है कि यहाँ एक तरफ दो व्यक्ति हैं, एक हुसैन जो धर्म पर चलते हैं और दूसरी तरफ यजीद जो धर्म पर नहीं चलता और पूरी तरह से एक ऐसा आदमी है जो आदमी कहने लायक भी नहीं है, परंतु खलीफा बनने के लालच में वो हुसैन और उसके अनुयायियों को और उसके पूरे परिवार को मार देता है। करबला नाटक वास्तव में धर्म के लिए शहादत की ओर संकेत देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं करबला नाटक इतिहास के उस पन्ने को दोहराता है जो वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है। यह उन 72 व्यक्तियों की बहादुरी, उनकी शहादत, इनको भी व्यक्त करता है और यजीद की नाकारा और उसके द्वारा किए गए लज्जापूर्ण कार्यों को भी व्यक्त करता है। हमारा अगला विषय है साहित्य का उद्देश्य। यह वास्तव में तो एक भाषण है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने एक प्रगतिशील सम्मेलन में दिया था, परंतु बाद में इस भाषण को लिखित रूप में रखा गया और प्रस्तुत किया गया। प्रेमचंद ने यह भाषण लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अवसर पर अध्यक्ष के रूप में दिया था। इस सम्मेलन में हिंदी और उर्दू के अनेक लेखक शामिल हुए थे। यह सम्मेलन 1936 में आयोजित किया गया था और इसे प्रेमचंद ने साहित्य के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना बताया है। प्रेमचंद का मानना है कि अब हिंदी और उर्दू के ऐसे सम्मेलन हिंदी या उर्दू की भाषा के प्रचार प्रसार के लिए किए जाते थे, परंतु अब यह सम्मेलन इससे बहुत आगे बढ़ गया है और इसका उद्देश्य भावों और विचारों का प्रचार प्रसार करना होना चाहिए। प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है,
साहित्य कोई मजाक की वस्तु नहीं है। साहित्य वह है जो मानव जीवन में एक दिशा प्रदान करता है, मानव जीवन में उत्तेजना प्रदान करता है, मानव जीवन को वास्तविकता। मुंशी प्रेमचंद जी का मानना था कि साहित्य समाज की सबसे बड़ी धरोहर है और प्रत्येक व्यक्ति को साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। और अब साहित्य में पर्याप्त अंतर है। साहित्य पहले लोक रुचि के अनुसार चलता था, परंतु अब साहित्य का उद्देश्य है लोक रुचि का निर्माण करना। उनके अनुसार साहित्य और नीति शास्त्र का उद्देश्य समान है, बस दोनों की विधियों में अंतर होता है। नीति शास्त्र उपदेश से काम चला लेते हैं, जबकि साहित्यकार मानसिक अवस्थाओं के द्वारा, मानसिक विचारों के द्वारा अपनी बात कहने का कार्य करता है। आज का लेखक कल्पना की उड़ान के बावजूद वास्तविक अनुभवों को प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य मानता है, और जब तक व्यक्ति अपने अनुभव को नहीं रखेगा, साहित्य का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उनका यह भी मानना था कि प्रगतिशील लेखक संघ में प्रगतिशील शब्द सही नहीं है, क्योंकि साहित्यकार हमेशा ही प्रगतिशील होता है, तो इसलिए प्रगति शब्द की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि साहित्यकार, एक लेखक, एक कवि हमेशा परिवर्तन की ओर ही चलता है। वह बुराइयों का समर्थन नहीं करता, वह विरोध में साहित्य लिखता है, वह आलोचना में साहित्य लिखता है। वह समाज में हर सड़ी गली, बुरी और अंधविश्वास की सभ्यताओं का विरोध करता है। वह हमेशा समाज के सरलता की ओर संकेत करता है। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य समाज की समस्याओं का निराकार करना होता है। साहित्य समाज की दृष्टि खोलता है, साहित्य समाज से बुराइयों को दूर करता है, साहित्य समाज की बुराइयों को हमारे सामने रखता है, यानी कि साहित्य एक प्रकार से विकारों को दूर करने का कार्य करता है। प्रेमचंद कहते हैं कि पहले कविताएं निरर्थक होती थीं, जिनमें नग्नता, अश्लीलता, सौंदर्य, इन सब को दिखाया जाता था, परंतु अब कविताएं अलग हो चुकी हैं। अब कविताओं में अलौकिक सत्य दिखाई देता है, वास्तविकता दिखाई देती है, समाज की बुराइयां दिखाई देती हैं। अर्थात अब कविता, कहानियां, उपन्यास समाज के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा कर रही हैं। उनका मानना था कि समाज के लिए अश्लील प्रेम कहानियां उपयोगी नहीं है। उनका कहना है कि समाज के लिए मनोरंजन उतना उपयोगी नहीं है जितना कि अनुभव। वे चाहते हैं कि तर्कों, अनुभवों के द्वारा साहित्य को व्यक्त किया जाए। वे भक्ति और रीति काव्य की आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि जब तक साहित्य उपयोगी नहीं होगा, साहित्य समाज का विकास नहीं करेगा, उस साहित्य का कोई भी औचित्य नहीं है, महत्व नहीं है। उनका मानना है कि साहित्यकार का लक्ष्य अमीरों की महफिल सजाना नहीं है, उनका मनोरंजन करना नहीं है। प्रेमचंद जोर देते हैं कि साहित्य ऐसा हो जो साहित्य समाज के विकारों को, मन के विकारों को, मानव के विकारों को दूर कर दे। कोई भी साहित्य जो अश्लीलता प्रकट करता है, जो साहित्य प्रेम संबंधों को व्यक्त करता है, जो साहित्य समाज में मनोरंजन करता है, वो साहित्य कहलाने के लायक ही नहीं है। साहित्य तो देशभक्ति और राजनीति को मशाल की तरह ज्वलित करता है। साहित्य देशभक्ति को मार्ग देता है, साहित्य राजनीति को उत्तम बनाता है, साहित्य सच को प्रदर्शित करता है, और साहित्य आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। साहित्यकार की कामना केवल धन संचय नहीं होना चाहिए, वह ज्ञान का आराधक होना चाहिए, ना कि लक्ष्मी का। इसलिए साहित्यकार को कर्मशील होना चाहिए, वह कर्म की प्रेरणा दे ताकि देश और दुनिया को बदला जा सके। साहित्य स्वाधीनता का प्रचार करे, साहित्य ईमानदारी का प्रचार करे, साहित्य भावनाओं का प्रचार करे। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है। साहित्य का एकमात्र उद्देश्य मानव मन की उपयोगिता स्थापित करना है, समाज को उसका मार्ग दिखलाना है, और समाज के विकारों को दूर करना है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो साहित्य का उद्देश्य का भाषण दिया, उन्होंने उस संपूर्ण साहित्य में एक बात पर बल दिया कि बोली, भाषा और साहित्य समाज के केंद्रीय अंग हैं। इनका उद्देश्य कभी भी मनोरंजन नहीं होना चाहिए। साहित्य जब तक समाज की वास्तविकताओं को और यथार्थ को सामने नहीं रखेगा, साहित्य अपना उद्देश्य कभी पूरा नहीं कर सकेगा। चलिए बात करते हैं कहानियों की। कहानियां सरल हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कथा सम्राट कहलाते हैं।
उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं और वो अपने आप में एक बहुत ही महान कहानीकार हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां संकलित हैं, उनमें से एक है पूस की रात। पूस की रात किसानी जीवन पर आधारित है। आज भी, पहले भी और अब भी भारत किसानों का देश है और किसान सदैव मजबूरी में, दुर्दशा में और बदहाली में रहा है। यह कहानी आजादी से पहले की है और इस कहानी का विषय है पूस की रात। पूस हिंदी का एक महीना जिसे हम पौष बोलते हैं, इसको ही पूस कहा गया है। पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही मार्मिक कहानी है। पूस की रात की कहानी में 3 किरदार हैं, किसान हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी और उसका कुत्ता जबरा। हल्कू एक साधारण सा किसान है, छोटी सी जमीन है जिस पर वह खेती करता है। उसने शायद कुछ कर्जा ले रखा है अपने ही गांव के एक महाजन से, इसका नाम सहना है। एक दिन सहना सुबह सुबह तगादे के लिए आता है और अपने पैसे मांगता है। हल्कू मना करता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। सहना गाली गलौज करता है, धमकियां देता है, घुड़कियां देता है। हल्कू तंग आकर मुन्नी पत्नी को आवाज लगाता है कि जो 3 रुपए कंबल के लिए रखे हैं वो इसे लाकर दे दे। पत्नी मुन्नी विरोध करती है कि ये क्या बात हुई, जाड़ा कैसे कटेगा, रखवाली कैसे करोगे, मजूरी हम करें मजा कोई और लूटे। पर हल्कू बहुत ही साधारण किसान था। वह कहता है अभी लाकर पैसे दे दे, अभी जान छूटे, आगे की आगे देखी जाएगी। हल्कू अपने दिन भर के काम करता है, थोड़ा समय बीतता है, पूस का महीना आ जाता है। ये महीना ठंड का मौसम होता है, ठंड इतनी कि दांत कटकटा दे, हाड़ कपकपा दे। और इस ठंड में हल्कू को अपने खेतों की रखवाली करनी है। अब उसके पास कुछ भी रजाई, कोई कंबल नहीं है जिससे वो अपने आप की रक्षा कर सके। फिलहाल वो रात को निकलता है अपने खेतों की रखवाली के लिए। पीछे पीछे उसका कुत्ता जबरा पूंछ हिलाते हुए आता है, तो हल्कू कहता है कि पीछे पीछे मत आ, जान निकल जाएगी। परंतु जबरा नहीं मानता और पीछे पीछे चल देता है। खेत में पहुंचने पर हल्कू बैठता है, रखवाली करता है, परंतु कुछ ही देर में ठंड अपना पारा बढ़ा देती है और अब हल्कू को लगातार तेज ठंड लग रही है। उसने सुन रखा था कि तेज कूदने से, उछल कूद करने से गर्मी आ जाती है, ठंड कम लगती है। तो वह उछल कूद करना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में वो थक जाता है, उसकी जीभ बाहर आ जाती है, परंतु ठंड कम नहीं होती। कुछ देर बाद वो ठंड कम करने के लिए अपने कुत्ते जबरा को गले लगा लेता है। उसे पता था कि एक बदन को दूसरे बदन के पास लाने से गर्मी मिलती है। जबरा कुत्ते को लग रहा था कि शायद उसका मालिक उससे प्रेम कर रहा है, परंतु ये प्रेम का विषय नहीं था, ये जान बचाने का विषय था। क्योंकि हल्कू को उसके बदन से गर्मी लेनी थी और अपनी जान बचानी थी। परंतु कुत्ते तो कुत्ते होते हैं। खेत में कोई आवाज हुई, कोई चीज गिरी और कुत्ता झट से उसकी गोद से निकलकर भौं भौं करके भागने लगा। अब हल्कू को फिर ठंड महसूस हुई, तो उसने अपनी चिलम निकाली और तंबाकू पीने का प्रयास किया। 1 चिलम, 2 चिलम, 3 चिलम, जब तक वो चिलम पीता रहा थोड़ी गर्माहट बनी रही। जैसे ही चिलम खत्म, ठंड ने उसे फिर से दबोच लिया। अब हल्कू फिर से कोई उपाय करने लगा कि ठंड में गुजारा कैसे होगा। तो उसने पास ही बाग के पत्तों से, यानी पास में आम के बाग थे, वहां पर सूखी टहनियां, सूखे आम के पत्तों को इकट्ठा किया और उसने आग जला ली। अब उसे आग के पास बैठने से थोड़ी राहत मिली और कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। क्योंकि इंसान तो फितरती है, जैसे ही उसको शरीर गर्म हुआ उसके अंदर शरारत सूझी। उसने कुत्ते जबरे से कहा, आओ चलो खेलते हैं, आग के ऊपर से कूदेंगे। तो कुत्ते ने भी कूं कूं करके अपनी सहमति दी और हल्कू ने कहा अगर जल गए तो दवाई नहीं दिलाऊंगा। इस प्रकार थोड़ी ही देर में कुत्ता और जबरा मस्ती करने लगे, हल्कू मस्ती करने लगे और थोड़ी देर में थक कर वह आग के किनारे
लेट गया। हालांकि आग बुझ चुकी थी, परंतु उसका शरीर गर्म हो चुका था और पास में पड़ी राख भी अभी गर्माहट थी जो उसको गर्म कर रही थी। उसकी आग लगी ही थी कि खेतों में नील गाय यानी कि जंगली पशुओं ने प्रवेश कर लिया। वो समझ रहा था, जग रहा था कि पशु खेत में घुस रहे हैं और खेत को बर्बाद कर रहे हैं। उसका कुत्ता भी भौंक भौंक कर उन्हें भगाने का प्रयास कर रहा था और मालिक को उठाने का प्रयास कर रहा था कि उठ जाओ, खेत में पशु घुस आए हैं। परंतु हल्कू चुपचाप पड़ा रहा। एक बार तो उसने उठने का प्रयास किया, परंतु ठंड के झोंके ने उसे वापस लिटा दिया और वो चुपचाप लेट गया। सुबह जब पत्नी आई तो चिल्लाते हुए बोली, खड़े हो, देखो पूरा खेत नष्ट हो गया। तो वह अचरज से उठा और कहा, अच्छा खेत नष्ट हो गया। उसने अनजान बनने का प्रयास किया, पर उसने एक बात कही, चलो अच्छा हुआ जान छूटी, अब रात को ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा। इस प्रकार पूस की रात कहानी यह व्यक्त करती है कि हमारे किसानों का जीवन बहुत ही संकट से भरा हुआ है। उनके पास बुनियादी सेवाएं भी नहीं है कि वो अपने तन को भरी ठंड में ढक सके। और हल्कू ने फैसला किया कि वो कर्ज चुकाने के लिए, पेट पालने के लिए दिन में मजदूरी कर लेगा, थोड़ी ज्यादा मजदूरी कर लेगा, परंतु खेत की रखवाली नहीं करेगा। क्योंकि खेत की रखवाली करेगा, आज नहीं तो कल वो खेत के ठंड के कारण मारा जाएगा। इस प्रकार यह कहानी हमारी समाप्त हो जाती है। हमारी अगली कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी आजादी से पहले है और यह कहानी लखनऊ की विलासिता की ओर संकेत करती है। इस कहानी का संबंध वाजिद अली शाह के समय से है। इस कहानी में दो व्यक्ति हैं, मीर और मिर्जा। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली दोनों ही नवाब हैं, दोनों ही गहरे दोस्त हैं, दोनों के पास मिल्कियत हैं और दोनों को शतरंज खेलने का चस्का है। दोनों मित्र हर रोज नाश्ता करके खेलने बैठ जाते हैं, देर रात तक खेलते रहते हैं। खाना, पानी, शरबत, पान, सब कुछ उन्हें अपने शतरंज की बाजी पर ही चाहिए। वो कुछ भी नहीं करते, ना तो अपनी मिल्कियत संभालते हैं, ना अपनी बीवियों को संभालते हैं, ना अपना कामकाज देखते हैं। इसी को देखकर उनकी बीवियां बिगड़ती रहती हैं। एक दिन मिर्जा की बेगम साहिबा इस खेल से बहुत चिढ़ गईं और उन्होंने बहुत ही गुस्सा किया और बेगम ने सरदर्द का बहाना बनाकर मिर्जा को अंदर बुलाया। मिर्जा नहीं आए। मीर बाजी हार रहे थे, इसलिए उन्होंने मिर्जा को जबरदस्ती अंदर भेजा। बेगम साहिबा गुस्से में थीं और उनका गुस्सा मीर साहब पर ज्यादा था, इसलिए मिर्जा के मना करने पर भी वे कमरे के अंदर आईं। शतरंज को उठाकर पटक दिया। मीर साहब कमरे में टहल रहे थे और भीतर का गुस्सा देखकर, उनकी बीवी का गुस्सा देखकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार अब मिर्जा के यहाँ बाजियां लगना बंद हो गई। मिर्जा की बीवी के गुस्से के कारण अब उन्होंने वहां पर खेलना बंद कर दिया। अब इसके बाद शतरंज की बाजियां मीर साहब के यहाँ लगने लगी। मीर साहब की बेगम साहिबा मीर साहब के बाहर रहने से बहुत ही खुश थी, क्योंकि उनके ना रहने पर वो आज़ादी महसूस करती थी। मीर साहब की बीवी बिल्कुल नहीं चाहती थी वो यहाँ पर जमे और पिछले कई दिनों से मीर और मिर्जा यहीं बाजियां खेल रहे थे, यहीं खाना खा रहे थे, उनका दिन रात यहीं गुजर रहा था। और क्योंकि मीर साहब की बीवी का अवैध संबंध उनके नौकर से था, तो उनको अब मिलने में परेशानी आ रही थी, इसलिए वो अब कोई रास्ता निकाल रही थी कैसे इनको भगाया जाए। क्योंकि ये समय थोड़ा युद्ध का समय भी था, अवध पर अंग्रेजों का हमला हो रहा था, तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। उनका नौकर एक सिपाही के वेश में मीर साहब के यहाँ आता है और कहता है कि भाई आपको नवाब साहब ने बुलाया है सेना सहित। अब ये देखकर मीर साहब डर जाते हैं कि शायद युद्ध में जाना पड़े, तो मीर और मिर्जा अब वहां से बाजी खेलना छोड़ देते हैं और पास ही गोमती नदी के यानी कि नदी के पास एक मस्जिद के खंडर में जाकर अपनी बाजियां खेलना शुरू कर देते हैं। मीर और मिर्जा अब दोनों ही गोमती नदी के किनारे अपनी महफिल जमा रहे हैं, वहीं चुपचाप वो देश का, राज्य का सारा माहौल देख रहे हैं। वो बाजी खेलते हुए देखते हैं कि उनके घर में, उनके गांव में, उनके शहर में अब अंग्रेज प्रवेश कर रहे हैं। वे हमला करने वाले हैं। वे चाहते तो
नवाब को खबर कर सकते थे, अपनी सेनाओं को तैयार कर सकते थे, नवाब के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ सकते थे, परंतु उनके पास विलासिता के अलावा कुछ नहीं था। वे केवल शतरंज के वीर थे, वास्तव में नहीं। उनके सामने कुछ ही दिनों में उनके पूरे शहर को लूट लिया गया, औरतों की इज्जत लूटी गई, पूरे शहर में मारकाट हुई, लोगों को लूटा गया, परंतु उनको इनसे भी कोई सरोकार नहीं था। कुछ दिनों बाद नवाब साहब को गिरफ्तार करके उनको पूरे बेअदबी के साथ अपमानित करते हुए शहर से बाहर ले जाया गया, परंतु वे तब भी बाजी खेलते रहे। कुल मिलाकर मीर और मिर्जा निजी तौर पर कुछ नहीं कर रहे थे, केवल खेल रहे थे। उन्हें अपने आसपास, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश की घटनाओं से कोई संबंध नहीं था और देश की दशा पूरी भयंकर होती जा रही थी। अंग्रेज पूरे शहर पर कब्जा करते जा रहे थे, परंतु मीर और मिर्जा अपनी विलासिता में व्यस्त थे। आखिरकार पूरा शहर बर्बाद हो गया और उनकी बाजी चलती रही, बिछती रही। और एक दिन दोनों शतरंज की बाजी खेल रहे थे और किसी बात को लेकर उनमें बहस हो गई, हार जीत को लेकर बहस हो गई, दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों ने ही अपनी मयानों से तलवार निकाल दी और एक दूसरे पर हमला करते हुए वो दोनों वहीं ढेर हो गए, वहीं मर गए। कुल मिलाकर प्रेमचंद जी की यह कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जो इस बात पर बल देती है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, राजा हैं, नवाब हैं, आम लोग हैं, मध्यम लोग हैं, वे अपनी विलासिता, अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं। उन्हें देश से, समाज से, परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल अपनी ही मस्ती में मगन है। ये लोग चाहते तो देश को बचा सकते थे, चाहते तो अपने नवाब को बचा सकते थे, परंतु उन्होंने इस तरह कोई कदम नहीं उठाया, उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। उनके इन्हीं फैसलों के कारण हमारा देश बर्बाद हुआ, हमारा समाज बर्बाद हुआ। इस प्रकार प्रेमचंद जी मीर और मिर्जा के माध्यम से ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हैं जो देश और समाज के लिए कुछ नहीं करते, केवल अपनी विलासिता में व्यस्त रहते हैं। हमारा अगला विषय है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और यह न्यायप्रियता की ओर संकेत करती है। हमारा भारत गांव में बसता है और यहाँ अक्सर गांव में जो भी वाद विवाद होते हैं वो पंचों के द्वारा, सरपंचों के द्वारा निपटाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो सरपंच बनता है उसकी वाणी से स्वयं ईश्वर बोलते हैं और कोई भी व्यक्ति जब पंच बनता है तो पक्ष विपक्ष का कोई भी सहारा नहीं लेता, वो हमेशा उचित निर्णय लेता है। हमारी इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है और दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं। इतने अच्छे मित्र हैं कि उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना सब साथ होता है। दोनों के धर्म अलग हैं परंतु दोस्ती बहुत ही गहरी है। जुम्मन मियाँ और अलगू चौधरी का जीवन हंसते खेलते चल रहा था। जुम्मन शेख की एक खाला थी, यानी कि मौसी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, परंतु उनके पास तमाम जमीन जायदाद थे। जुम्मन शेख ने अपनी खाला को कहा कि मैं तमाम उम्र तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा खाना, खर्चा, कपड़ा लत्ता सब रखूंगा, तुम्हें पलकों पर बिठा के रखूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। इन सभी लालच के साथ जुम्मन शेख ने अपनी खाला की तमाम जमीन अपने नाम लिखवा ली। जैसे ही खाला जमीन जायदाद उसके नाम लिख देती है, जुम्मन शेख और उसकी बीवी का रवैया खाला के प्रति बदल जाता है। खाला कई बार शिकायत करती है तो जुम्मन की बीवी और जुम्मन शेख उसे सुना देते हैं, खरी खोटी कहते हैं मिलता तो है खाना और क्या चाहिए। एक दिन तंग आकर खाला कहती कि मैं पंचायत करवाऊंगी। जुम्मन शेख और उसकी बीवी इस पर कोई भी जवाब नहीं देते और खाला गांव में घर घर घूमकर लोगों को शिकायत करती है कि जुम्मन उसके साथ सही नहीं कर रहा है। ठीक एक दिन पंचायत का दिन तय होता है और खाला उसके दोस्त अलगू चौधरी के पास भी जाती है और कहती है कि तुम्हें भी आना है और मेरी बात सुननी है, क्या तुम मेरी फरियाद नहीं सुनोगे। अलगू चौधरी कहता है खाला तुम जानती हो कि जुम्मन शेख मेरा दोस्त है, मैं दोस्ती नहीं बिगाड़ना चाहता। खाला कहती है क्या दोस्ती के डर से ईमान पर झूठ बोलोगे या अपना ईमान बिगाड़ लोगे। खाला जब कहती है कि क्या दोस्ती की डर से ईमान बिगाड़ लोगे, ये बात
अलगू चौधरी के दिल में चुभती रहती है। वह पंचायत में पहुंचता है और खाला उसे पंच चुन लेती है। पंच चुनने के बाद वह सारा मामला सुनता है और सुनने के बाद फैसला करता है कि जुम्मन शेख ने सही नहीं किया है, क्योंकि खाला के पास अपनी ख्याल रखने का, अपनी सेवा करने के लिए जायदाद काफी थी और उससे वो अच्छा खासा गुजारा कर सकती थी। और क्योंकि जुम्मन शेख ने वादा किया था और अब वो वादा पूरा नहीं कर रहा है, तो वादे के मुताबिक या तो वो उनका ख्याल रखे, नहीं तो वह खाला को गुजारा भत्ता के लिए एक निश्चित पैसा प्रदान करे। यह फैसला होते ही खाला खुश हो जाती है, परंतु जुम्मन शेख की त्योरियां चढ़ जाती हैं, वो गुस्से में आ जाता है। हालांकि वो वहां कुछ नहीं बोलता, परंतु उसके व्यवहार से पता लग जाता है कि दोनों की मित्रता अब खराब हो चुकी है। दोनों अब साथ घूमते हुए, उठते बैठते हुए दिखाई नहीं देते और इस तरह क्रम आगे बढ़ता है। अलगू चौधरी के पास 2 बैल थे, दोनों से खेत की जुताई होती थी। किसी दिन किसी ने एक बैल को जहर दे दिया। अलगू चौधरी को लगा कि बैल को जहर जुम्मन शेख ने दिया है। दोनों की बीवियों में काफी लड़ाई होती है, काफी बहस होती है, परंतु मामला निपट जाता है। अलगू चौधरी को लगता है कि अब उस एक बैल का क्या करे। वह कुछ नहीं करता है, वह गांव के ही एक बनिया, एक साहू को अपना बैल बेच देता है। वह साहू लेन देन का, बोझा ढोने का काम करता था। वह उस बैल से इतना काम लेता है कि उसकी हड्डियां बाहर निकल आती हैं। इस बीच कई बार अलगू चौधरी पैसे का तगाजा करता है, मगर वो टालता रहता है और कहता है 1 महीने बाद पैसे लेना। 1 महीने तक वह उससे इतना काम कराता है बैल से कि बैल के प्राण निकल जाते हैं और बैल मर जाता है। अलगू चौधरी पैसे लेने के लिए पहुंचता है। साहू उसको धमका देता है कि कैसा बैल दिया था, 1 महीने में मर गया। तो अलगू कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने उससे बहुत ज्यादा काम लिया, मैंने तुम्हें हट्टा कट्टा बैल दिया था। साहू उसे गाली देकर भगा देता है। अलगू चौधरी कहता है मैं पंचायत करूंगा। साहू कहता है कर लेना। एक निश्चित दिन बैठता है पंचायत का, सब लोग इकट्ठे होते हैं और साहू जुम्मन शेख को पंच चुन लेता है। उसको लगता है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दुश्मनी है, तो फैसला मेरे ही पक्ष में होगा। यह सोचकर जुम्मन शेख खड़े होते हैं और उसे भी लगता है कि वो अपमान का बदला लेगा। परंतु जब वो पंच की जगह बैठता है और सारी बातें सुनता है, तो उसे यह ज्ञात होता है कि क्या सही है क्या गलत है। वह स्पष्ट आदेश देता है कि अलगू चौधरी ने जब तुम्हें बैल दिया था, वह हट्टा कट्टा था, वह मजबूत था और तुमने ही उससे इतना अधिक काम लिया, खाने को कुछ नहीं दिया और खाने को जो दिया वो रूखा सूखा था और उसे आराम भी नहीं दिया। अत्यधिक काम करवाने से, बोझ ढुलवाने से उसकी मौत हो गई। तो इसमें अलगू चौधरी का कोई दोष नहीं है, तुम्हें उसे 1,000 रुपये बैल के देने होंगे। यह फैसला होते ही जुम्मन की आंखों में आंसू आ गए। वह पंच की जगह से उतरा और अपने दोस्त अलगू चौधरी से गले मिला और रो रो कर कहने लगा कि मैं समझ गया हूँ कि पंच बनने पर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता, व्यक्ति की वाणी से न्याय बोलता है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। इस प्रकार दोनों दोस्त एक हो गए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो न्याय दर्शता को दर्शाती है कि व्यक्ति जब किसी ऐसी जगह बैठता है जहां उसको फैसला करना होता है गलत और सही में, तो व्यक्ति को सदैव सही का पक्ष लेना चाहिए, उसे कभी भी अन्याय की ओर नहीं जाना चाहिए। हमारी अगली कहानी है ईदगाह। यह प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक कहानियों में से एक है। ईदगाह कहानी में 2 किरदार हैं, हामिद और आमिना। हामिद एक छोटा सा बच्चा, इसके माता पिता गुजर चुके हैं। दादी उसका पालन पोषण करती है और घर की आर्थिक स्थिति, माली हालत बहुत खराब है। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दादी आसपास के घरों में थोड़ा बहुत काम करती है, उससे कहीं गुजारा हो पाता है। आमिना बड़ी मुश्किल से घर खर्च लाती है। रमजान का महीना अभी बीता ही है और कल ईद है। आमिना की चिंता है कि बच्चे को क्या देगी, क्या पहनाएगी। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ईद में सेवियां बनती हैं, मिठाई आती है, बच्चों को नए कपड़े मिलते हैं, परंतु आमिना के पास कुछ नहीं है।
आमिना ने कुछ बचाए हुए पैसों से 3 पैसे हामिद के हाथ पर रखती है और कहती है, ईदगाह में कुछ लेकर खा लेना। ईदगाह की तैयारी हो रही है, सभी बच्चे रंगीन टोपियां पहनकर ईदगाह की ओर रवाना होते हैं। हामिद भी अपनी टोली के साथ ईदगाह पहुंचता है। उसके पास कुल 3 पैसे हैं। वो चीजों को ललचाई नजरों से देखता है, खिलौने देखता है, परंतु पैसे खर्च नहीं करता। उसकी टोली के बच्चे रंग बिरंगी मिठाई खाते हैं, खिलौने, जीप, भिश्ती और दूसरे सामान खरीदते हैं, परंतु वह आगे की ओर बढ़ जाता है। एक चिमटे की दुकान पर जाता है, पूछता है चिमटा कितने का है। दुकानदार बोलता है कि चिमटा 6 पैसे का है। वह कहता है मेरे पास 3 पैसे हैं। और थोड़ी बहुत बार्गेनिंग के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद दुकानदार 3 पैसे में चिमटा देने को तैयार हो जाता है और चिमटा लेकर चल पड़ता है। उसके दोस्त, उसके संगी साथी उस चिमटे को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु हामिद वाकफुट है, बातों में चतुर है। वह कहता है कि मेरा चिमटा खड़ा हो जाएगा तो सिपाही बन जाएगा, तुम्हारी भिश्ती को लात मारेगा, तुम्हारी भिश्ती टूट जाएगी। मेरा चिमटा शान से अकड़ के चलेगा, तुम्हारे रास्ते में खड़ा होगा, तुम्हारी जीप को पलट देगा। इस प्रकार वो अपनी बातों से चिमटे को एक नायक की तरह प्रस्तुत करता है और सभी लोगों को मौन कर देता है। सब बच्चे उसके चिमटे को हाथ में लेने के लिए लालित है और इस चिमटे के बदले एक एक करके वो सबके खिलौने से खेल लेता है और मिठाई भी खा लेता है। इस प्रकार वो अपनी वाकफुटता से अपने मन की इच्छाओं को पूरी कर लेता है। अब छोटा सा बालक ईदगाह की नमाज के बाद वापस घर लौटते हैं, सब अपने अपने घर को चलते हैं, सब एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। हामिद भी घर में प्रवेश करता है और अपनी दादी को सलाम कहता है और सलाम कहने के बाद उसके हाथों में चिमटा रख देता है। चिमटा रखते ही दादी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो चिल्लाती है कि तुमने कुछ खाया क्यों नहीं। हामिद ने कुछ नहीं कहा। बूढ़ी दादी आमिना की आंखों से आंसू बहने लगे। अब बूढ़ी दादी आमिना एक बच्ची हो गई और हामिद एक बूढ़े के समान हो गया। प्रेमचंद जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि बाल मनोविज्ञान बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही ज़हीन होता है। एक छोटे से छोटे बालक को अपने घर की स्थिति पता होती है। बालक को पता था घर में गरीबी है, घर में कुछ नहीं है, और अक्सर उसकी दादी की उंगलियां रोटी पकाते हुए, खाना पकाते हुए जल जाया करती थी। तो उसने इस चीज को महसूस किया था, उसने पैसे बर्बाद नहीं किए और उस 3 पैसे से वो चिमटा लेके आया ताकि उसके दादी के हाथ ना जले और दादी पोता गले मिलकर रो रहे हैं। यह इस कहानी की सार्थकता है। तो प्यारे बच्चों, आपने अध्ययन किया है प्रेमचंद के विशेष कहानियों को, जिनमें सेवा सदन एक उपन्यास है, करबला एक नाटक है, उसके बाद साहित्य का उद्देश्य उनका एक भाषण है जो कि यहाँ लिखित रूप में है, उसके अलावा पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह और पंच परमेश्वर। ये कहानियां इतनी आसानी से आपको बताई गई हैं कि इसको सुनने मात्र से आपका पूरा का पूरा विषय समझ में आ जाएगा, आपको पूरी कहानियां समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।